एक बात सोचिए, जब अंग्रेज भारत आए तो हमारा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। तो फिर ये 200 साल की गुलामी की कहानी शुरू कैसे हुई? हमें अक्सर यही बताया जाता है ना कि अंग्रेज आए और उन्होंने एक टूटे बिखरे भारत को जोड़ा, उसको बनाया। पर आज एक ईमानदार सवाल पूछते हैं, अंग्रेजों के आने से ठीक पहले भारत असल में था कैसा? आज हम इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, आज हम उसे महसूस करेंगे। अंग्रेजों से पहले वाले भारत की पूरी फिल्म देखेंगे। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमें बताता है कि आखिर हमारे देश पर 200 सालों तक राज कैसे किया गया। क्या हम वाकई में कमजोर थे या सिर्फ आपस में बटे हुए थे? इस पूरे विश्लेषण के अंत तक यकीनन इसका जवाब आपको एकदम साफ हो जाएगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1707 से। ये वो साल था जब मुगल सल्तनत के आखिरी ताकतवर बादशाह औरंगजेब की मौत हुई। और देखिए, उनकी मौत सिर्फ एक बादशाह का अंत नहीं थी, ये एक पूरे युग का, एक पूरे दौर का अंत था। यहीं से भारत के इतिहास में एक नया, एक बहुत ही अस्थिर अध्याय शुरू होता है, जिसने आने वाली हर चीज की जमीन तैयार कर दी। आज के इस सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम देखेंगे कि दिल्ली का ताज कैसे बिखर गया, फिर समझेंगे कि साम्राज्य को अंदर से कौन सी दीमक खा रही थी और बाहर से वो कौन सी तूफान आए जिन्होंने उसे गिरा दिया। इसके बाद हम जानेंगे कि मुगलों के खंडहरों पर कौन से नए राज्य बने, उस वक्त भारत आर्थिक रूप से कितना मजबूत था और आखिर में वो कौन सी एक बड़ी वजह थी जिसने अंग्रेजों की जीत का रास्ता एकदम साफ कर दिया। तो हमारा पहला पड़ाव है मुगल ताज का बिखरना। सोचिए, औरंगजेब के बाद दिल्ली का सिंहासन एक ऐसे जहाज जैसा हो गया था जिसका कोई कप्तान ही नहीं है और जो बीच तूफान में बुरी तरह से डगमगा रहा है। स्क्रीन पर ये जो आप तारीखें देख रहे हैं, ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये 18वीं सदी के भारत की पूरी कहानी बयां करती हैं। 1707 में औरंगजेब की मौत से जो एक खालीपन आया ना, उसे 1739 में नादिर शाह के हमले ने एक गहरे जख्म में बदल दिया। फिर 1761 में पानीपत की लड़ाई ने उत्तर भारत में मराठों की ताकत की कमर ही तोड़ दी और 1765 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की असली मालिक बन बैठी। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दिखाती हैं कि कैसे सिर्फ 60 साल के अंदर भारत की तकदीर पूरी तरह से पलट गई। देखिए, जो कुछ बाहर से दिख रहा था वो तो सिर्फ एक नतीजा था, असली दिक्कत तो साम्राज्य की नींव में थी। तो चलिए अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि मुगल साम्राज्य अंदर से कैसे खोखला हो रहा था। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए वो कमजोर थे, अयोग्य थे, बस हरम और ऐशो आराम में डूबे रहते थे। हर बादशाह की मौत के बाद उनके बेटे गद्दी के लिए एक दूसरे का खून बहाते थे। इससे क्या हुआ? साम्राज्य का खजाना भी खाली हुआ और सेना भी कमजोर पड़ गई। अमीर और मंत्री, जिन्हें नोबिलिटी कहते थे, वो ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी गुटों में बढ़ चुके थे। उन्हें देश की कोई फिक्र नहीं थी, बस अपनी जागीर और अपनी तिजोरी की परवाह थी। और सेना की हालत तो और भी खराब थी। वो पुराने तरीकों और हथियारों से लड़ रही थी और सैनिकों को टाइम पर सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहे थे जिसे कोई रोक नहीं सकता था। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जागीरदारी संकट। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मुगल अपने अफसरों को यानी मनसबदारों को सैलरी के बदले जमीन का एक टुकड़ा देते थे, इसे कहते थे जागीर। अब हुआ ये कि 18वीं सदी तक मनसबदारों की संख्या तो बहुत बढ़ गई, पर उपजाऊ जागीरें तो उतनी ही थी, मतलब देने के लिए जमीन ही कम पड़ गई। ये एक तरह का इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब था जो टिक टिक कर रहा था। और इस संकट का असर देखिए क्या हुआ। पहला, अमीरों के बीच अच्छी जागीरों के लिए मारकाट मच गई, जिससे दरबार में गुटबाजी और साजिशें बढ़ने लगीं। दूसरा, जिन अमीरों को जागीर मिल भी जाती, वो सोचते कि भाई पता नहीं कल ये मेरे पास रहेगी या नहीं, तो वो किसानों से जल्द ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलते। इससे किसान तबाह हो गए और फिर जाटों, सिखों और सतनामियों के विद्रोह शुरू हो गए। और तीसरा, जब अमीरों के पास पैसा ही नहीं बचा तो वो अपनी सेना कहां से रखते? नतीजा, मुगल सैन्य शक्ति सिर्फ नाम की रह गई। कहते हैं ना, जब घर कमजोर हो तो बाहरी दुश्मन हमला करते ही हैं। मुगल साम्राज्य की इन अंदरूनी कमजोरियों ने उत्तर पश्चिम से आने वाले हमलावरों को एक खुला न्योता दे दिया था। ये जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही गहरी बात है। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह का हमला सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील की तरह था।
इस एक हमले ने सबको, खासकर मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये शीशे की तरह साफ दिखा दिया कि दिल्ली का बादशाह अब कितना खोखला हो चुका है। जरा ये रकम देखिए, 70 करोड़ रुपये। आज के हिसाब से ये हजारों करोड़ों में होगी। नादिर शाह 1739 में दिल्ली से इतनी दौलत लूट कर ले गया था। इसमें वो मशहूर तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन और कोह-ए-नूर हीरा भी शामिल था। इस एक लूट ने मुगल खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया। नादिर शाह के जाने के बाद उसका एक सेनापति था, अहमद शाह अब्दाली। वो अफगानिस्तान का शासक बना और उसने भी भारत पर कई हमले किए। उसका सबसे बड़ा हमला हुआ 1761 में, जिसे हम पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में उसने मराठों को बहुत बुरी तरह से हराया। ये मराठों के लिए एक जबरदस्त झटका था और इसने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक शून्य पैदा कर दिया, जिसे भरने के लिए अंग्रेज बिल्कुल तैयार बैठे थे। तो जब दिल्ली में जो सेंट्रल पावर थी वो कमजोर हुई, तो जैसे एक बड़े पेड़ के गिरने से छोटे छोटे पौधे उग आते हैं ना, ठीक वैसे ही मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर कई नए और आजाद राज्यों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। ये टेबल बहुत जरूरी है, खास तौर पर जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। 18वीं सदी में 3 तरह के राज्य सामने आए। पहले थे उत्तराधिकारी राज्य, जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद। ये पहले मुगल प्रांत थे जिनके गवर्नरों ने खुद को ताकतवर बना लिया। हाँ, नाम के लिए वो अब भी मुगल बादशाह को ही अपना शासक मानते थे। दूसरे थे स्वतंत्र राज्य, जैसे मैसूर और राजपूत रियासतें। और तीसरे थे नए राज्य, जैसे मराठा, सिख और जाट, जिन्होंने मुगलों से लड़कर विद्रोह करके अपनी सत्ता बनाई थी। तो अब तक ये तो साफ है कि राजनीतिक तौर पर भारत पूरी तरह बिखर चुका था। पर क्या इसका मतलब ये है कि भारत गरीब भी हो गया था? चलिए अब देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से ठीक पहले भारत की सामाजिक और आर्थिक हालत असल में थी कैसी। ये आंकड़ा देखिए, 22.6%। साल 1700 में दुनिया की कुल कमाई में भारत का हिस्सा इतना था। ये उस समय पूरे यूरोप के हिस्से के लगभग बराबर था। भारत उस समय सचमुच में सोने की चिड़िया था। यहाँ के कपड़े, मसाले, दस्तकारी का सामान, पूरी दुनिया में इसकी जबरदस्त मांग थी। लेकिन इस जबरदस्त आर्थिक ताकत के साथ एक बहुत बड़ी कमजोरी जुड़ी हुई थी। ये नक्शा देखिए, ये औरंगजेब का विशाल साम्राज्य है, पर अब ये राजनीतिक रूप से दर्जनों टुकड़ों में बंट चुका था और हर टुकड़ा एक दूसरे से ही लड़ रहा था। इसी राजनीतिक बिखराव ने भारत की इस अपार दौलत को बाहरी ताकतों के लिए एक बहुत आसान शिकार बना दिया था। अगर हम उस वक्त के समाज की बात करें तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली थी। एक तरफ जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां समाज में मौजूद थीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे गांव आत्मनिर्भर थे और एक मजबूत सामाजिक तानाबाना था। भारत का हैंडीक्राफ्ट उद्योग दुनिया में सबसे आगे था, तो हम कह सकते हैं कि समाज में ठहराव भी था और आर्थिक गतिशीलता भी थी। और अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सारी परिस्थितियों के बीच आखिर अंग्रेज कामयाब कैसे हो गए? इस स्लाइड में ना 18वीं सदी के भारत का पूरा निचोड़ है। राजनीतिक रूप से हम पूरी तरह बटे हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन आर्थिक रूप से हम बहुत अमीर थे। और ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। सोचिए, एक अमीर घर जिसके दरवाजे पर कोई पहरेदारी ना हो। तो सबसे बड़ी और निर्णायक बात यह है, अंग्रेजों ने किसी गरीब देश पर कब्जा नहीं किया था, उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक पर कब्जा किया। और वो सफल इसलिए हुए क्योंकि हमारी राजनीतिक फूट ने उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। हमारे ही राजा नवाब आपस में लड़ने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगते थे और अंग्रेजों ने बस इसी का फायदा उठाया और एक एक करके सबको अपना गुलाम बना लिया। और अब मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर मराठे पानीपत की जंग न हारते या कोई और भारतीय शक्ति उठकर पूरे देश को एक कर लेती, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? ये सवाल हमें सिखाता है कि आर्थिक ताकत बिना राजनीतिक एकता के कितनी ज्यादा असुरक्षित होती है। आज आपने उस भारत को देखा जो गुलाम नहीं था, लेकिन एकजुट भी नहीं था। अगर आपको लगा कि इतिहास जिंदा हो गया और एग्जाम की तैयारी आसान लगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और नियुक्ति एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम जानेंगे ब्रिटिश नीतियों, शोषण और 1857 की चिंगारी के बारे में।